हेलो बच्चों। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। मतलब किस तरह से हम रिफ्रैक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बनेगी वो कहाँ कहाँ पर बनेगी, ठीक है। और उसके अलावा एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और वो भी इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। तो उससे पहले हम एक बार जो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था उसको एक बार देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए बच्चों ने, कुछ ठीक थे, एक दो गलत थे, तो एक बार सभी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 था, द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी प्लेस्ड। तो कॉन्केव मिरर के केस में 6 केसेस लिखे थे हमने टोटल, उसमें सिर्फ एक ही केस था जहां पर जो इमेज थी वो बिगर फॉर्म हो रही थी और वर्चुअल और इरेक्ट थी। तब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं हम यहां पर कहीं पर, तो इसकी इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस और पोल, सिर्फ एक ही कंडीशन, ठीक है, इनके बीच में होगा तभी ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मिरर से कहीं भी दूर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। इरेक्ट दिख लीजिए, इरेक्ट मतलब वर्चुअल भी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट कौन सा बनाता है, ये सिर्फ पर्टिकुलर किस कंडीशन में, जब फोकस और पोल के बीच में तभी बनाएगा। कहीं पर भी रख दे तो नहीं बनाएगा, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, तो इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर एक आया हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कहीं पर भी रखें ऑब्जेक्ट को, यहाँ 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 कहीं पर भी रखें, इमेज हमेशा P और F के बीच में बनती है, ठीक है। इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा क्या करेगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। और इसके अलावा प्लेन मिरर भी बनाता है हमेशा। प्लेन मिरर है, इसके सामने तुम खड़े हो तो तुम्हारी हमेशा इरेक्ट इमेज ही दिखेगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ये सेम साइज इमेज बनाता है प्लेन मिरर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या पूछा है, इरेक्ट पूछा है। तो इरेक्ट के केस में दोनों आ जाएंगे, बोथ कॉन्वेक्स एंड प्लेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक कॉन्केव मिरर है, उससे हमें इरेक्ट इमेज बनानी है और फोकल लेंथ दिया है उसको 15 सेंटीमीटर। रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। इरेक्ट इमेज कब मिलेगी, जब F और P के बीच में हो। फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज को हम ऐसे लिख देंगे, पोल से लेके फोकस तक, तो रेंज हो जाएगी 0 to 15 सेंटीमीटर। मतलब 0 से 15 के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा उसकी क्या मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। और ऐसा रे डायग्राम भी बना देंगे उसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जैसा हमने केस 6 में बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ कार, तो हेडलाइट, किसी व्हीकल की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज में लेते हैं, तो उसके बारे में बताया था मैंने, कॉन्केव मिरर क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हो, लाइट जो है लैंप फोकस पे रखा हो लैंप, तो इससे जो बीम निकलेगी वैसे पैरेलल बीम निकलेगी, पैरेलल बीम जाती है। इसलिए हम कौन सा यूज में लेते हैं, कॉन्केव मिरर यूज में लेते हैं। और फोकस पे लैंप को रखते हैं, लोअर हैलोजन या लैंप जो भी होगा हेडलाइट का, उसको फोकस पे रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। तो ये हम बता चुके हैं, साइड और रियर व्यू मिरर में हम कौन सा लगाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वाइड रेंज मिलती है हमें देखने के लिए, और जो इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। तो उसकी वजह से हमें ऐसा अपीयर होता है कि ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम इमेज देख रहे हैं वो बहुत दूर है और एक्चुअल में पास में ही होता है वो। तो सब बता चुके हैं। एक सोलर फर्नेस वाला भी बता दिया। तो सोलर फर्नेस में क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा, ऐसे सन से रेज आती है पैरेलल, तो पैरेलल रेज आके किस जगह फोकस हो जाती है,
फोकस पे एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो बहुत सारे रेज एक ही जगह पे फोकस होगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वहां पे रखी हुई चीज जो है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मेल्ट हो जाएगा ड्यू टू रेज, हीट की वजह से। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दी हुई है, पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है। 12 का आंसर सबसे पहले यू का वैल्यू लिख लो, तो यू दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू को हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ये बता चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुके। फोकल लेंथ कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की फोकस जो होती है साइड होती है राइट में, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पता है हमें, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो v की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे 1/f माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर दो, f का वैल्यू 15 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे 30, 2 प्लस 3, तो v की वैल्यू हो जाएगी 30/5, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आ रही है v की वैल्यू, ठीक है। अच्छा होता है m में निकाल लो, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, इसका वैल्यू 6 और ये माइनस 10, तो ये जाएगा 3/5, लेस देन 1 आ रहा है, तो डिमिनिश्ड इमेज है, तो पॉजिटिव आ रही है इसकी वैल्यू, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो ये आंसर हो जाएगा 12 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है मिरर की, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है कॉन्वेक्स मिरर से, तो u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए, पोजीशन बतानी है और नेचर और साइज बतानी है, तो फॉर्मूला वही पोजीशन के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या है हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू 15, तो पहले 1/v को इधर लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f की वैल्यू 15 पुट करेंगे और u की वैल्यू -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 60, ये 4 प्लस 3, तो v की वैल्यू आएगी 60/7, ठीक है। डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में जाएगी, .57 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे कॉन्वेक्स मिरर आता है तो अपने आप नेचर तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, नेचर हमेशा उसका वर्चुअल होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है, ऑलवेज एंड डिमिनिश्ड होता है, ऑलवेज। अब आई साइज की बात, हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m इक्वल्स टू हमने लिखा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई यू, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, b की वैल्यू हमारी 60/7, u का वैल्यू था हमारा 20, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3/7, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15/7, 2.14, पॉजिटिव आ रही है, इरेक्ट इमेज बनेगी, तो ये 14 का आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, इसमें भी डिस्टेंस दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
7 सेंटीमीटर। और दिया हुआ है हमें u का वैल्यू 27, तो उसको नेगेटिव लेंगे हमेशा u को। अब कॉनकेव मिरर, ध्यान देना, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन मतलब जहां पर इमेज बनती है, मतलब v की वैल्यू बतानी है तुम्हें। यहाँ पे पूछा है कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखेंगे, मतलब v का वैल्यू बताना है। सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f, ये 1/v लिख देते डायरेक्टली, 1/f माइनस 1/u, ये -18 -27, एलसीएम हो जाएगा इसका 54, ये हो जाएगा -3 + 2, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास -54 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रही है v, ठीक है। इसका मतलब इमेज जो है लेफ्ट साइड में बन रही है, तो वो रियल होती है, तो रियल हो जाएगी। रियल इन्वर्टेड होती है। एंड तो v की वैल्यू ज्यादा आ रही है u से जस्ट डबल आ रही है, मतलब मैग्नीफाइड। v जब भी ज्यादा होगा u से, इसका मतलब हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वो कम होगा तो डिमिनिश्ड। तो मैग्नीफाइड या एनालाइज लिख सकते हो। रही साइज की बात, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बतानी है, इसकी वैल्यू दी है 7, v की वैल्यू -54 -27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -14 सेंटीमीटर, मतलब जस्ट डबल हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि u का जस्ट डबल है तो हाइट भी जस्ट डबल होगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सबके। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे जो हमने होमवर्क में दिए थे। अब हम रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं वापस। तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, उसके अलावा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उससे भी रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट लिख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से कैसे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसमें हम इमेज फॉर्मेशन लिख लेते हैं, सिर्फ इमेज फॉर्म करेंगे। ये लेते हैं डेंसर टू रेयर। तो जो लाइट जो मूव करेगी वो डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करेगी, डेंसर टू रेयर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा। एक लेते हैं वाटर, तुम चाहो तो इसको ग्लास या कोई भी कंटेनर ले सकते हो, ठीक है। इसका बॉटम मोस्ट पार्ट हो गया, या कुछ भी कंडीशन ले सकते हो तुम, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तुम चाहो तो कॉइन को रख लो किसी को भी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओ से नोट करना है इसको। अब जैसे इसको कंडीशन भी ले सकते हो, तुम चाहो तो घर पे भी कर सकते हो देखने के लिए। इसको ग्लास की तरह ले लो, ठीक है, या कोई भी कंटेनर, उसमें पानी भर दो, तो पानी भर के एक सिक्का डाल दो उसके अंदर, कॉइन डाल दो कोई भी, वैसे कॉइन हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, इसको देख रहे हैं हम, कॉइन को देख रहे हैं, तो कॉइन को देखेंगे तो पानी के अंदर जाकर तो देखेंगे गिलास के अंदर, मुंह तो डालेंगे नहीं हम, तो अब क्या देखेंगे, थोड़ा ऊपर से देखेंगे उसको, तो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है, ठीक है, वहां से क्या होती है, रेज आती है उस जगह से, वहां से रेज आएगी हमारी आंखों पे पहुंचेगी, तो हमें वो दिखाई देगा, ठीक है। जैसे तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा तो वीडियो भी दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो से जो रेज आ रही है वो तुम्हारी आंखों पे आ रही है, तो उसकी इमेज तुम्हारे आईज के अंदर बन रही है और वो जो ब्रेन है उसको इंटरप्रेट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, इससे क्या होगी, रेज आएगी। अब रेज ये तो प्रोड्यूस तो करना ऑब्वियसली, जो सनलाइट है या जो भी लाइट है आसपास की, वो पानी के अंदर एंटर करती है, इससे रिफ्लेक्ट होती है, किससे, कॉइन से, तो कॉइन से रिफ्लेक्ट होकर सभी डायरेक्शन में जाती है, इधर 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 सब तरफ जाएगी, और रिफ्लेक्ट वाली रेज जो है हमारे पास भी पहुंचेगी, तो हमें कॉइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे कॉइन दिखेगा, हमें कैसे दिखेगा, तो रेज बना लेते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए नॉर्मली हम दो रेज यूज में लेते हैं। तो एक रे को तो मैं सीधा ले जा रहा हूँ ऐसे, ये तो सीधा नहीं बनता है कभी भी, ये सीधी गई,
ठीक है, मान लो सीधी है। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको एयर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाटर, ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एयर के रेस्पेक्ट में म्यू। चाहो तुम एयर का 1 ले लो, वाटर का म्यू ले लो, ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आ गया। अब रे सीधी गई, सीधी गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यहाँ पर 0, आई का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये जो स्नेल फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो अगर आई 0 होगा, साइन आर की वैल्यू क्या होगी साइन आई अपॉन म्यू। अगर आई 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 होता है, किसी को ध्यान नहीं तो बता देते हैं, साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसको पढ़ोगे भी तो 10th क्लास में आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो, या पढ़ चुके होंगे तो, या पढ़ोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अगर कोई रे सीधी इंसिडेंट होती है एकदम स्ट्रेट ऐसे सरफेस पे परपेंडिकुलर जा रही है, तो आई का वैल्यू 0 डिग्री है, तो आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा, आर भी 0 होगा तो मतलब ये स्ट्रेट निकल जाएगी, ऐसे बैंड नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। बैंड तभी होती है जब ऑब्लिकली आती है, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर आ रही होगी तभी बैंड होगी। मतलब सीधी आ रही होगी सरफेस के परपेंडिकुलर तो बैंड नहीं होगी, तो सीधी निकल जाएगी सीधी आने वाली तो एक तो सीधी निकल गई, ठीक है। आप रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेस चाहिए होती है, तो एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, तो एक और को हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा इस एंगल पर, फिर सीधी नहीं बनी ऐसे, एक ऐसे आ रही है। अब ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी, अब तुम दिमाग लगाओ, क्या लगाना है दिमाग हमें ये लगाना है कि जा रही है रे वाटर से एयर में, तो वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमने बताया था कि अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट बैंड होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल ले जाओ, तो ये आई होगी हमारा एंगल, तो आर जो होगा इससे बड़ा होगा मतलब ये ऐसे बैंड होगी इस तरह से ऐसे जाएगी, तो ये हो गया हमारा आर। तो एक रे जा रही सीधी इधर ऊपर, एक रे जा रही इधर, तो ये दोनों आगे जाके मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो आगे जाके नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जब आगे नहीं मिलती तो पीछे बढ़ाते हैं, तो इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, इसी लाइन में पीछे बढ़ाएंगे, जब इसको इस लाइन में पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी इससे भी और सीधा यहाँ पर मिलेगी। तो इन दोनों लोग की देखो, जो पीछे रहूंगा मैं तो यहाँ पर मिलेगी, और जहां पर मिलती हुई अपीयर होगी या जहां से आती हुई अपीयर होगी ये यहाँ पर इमेज रहेगी, तो ये इमेज है हमारी। तो जब कॉइन को हम ऊपर से देखते हैं, हम यहाँ से जब कॉइन को देख रहे हैं, तो यहाँ से जब कॉइन को देखते हैं तो कॉइन जो है हमें यहाँ नहीं दिखता, हमें कहाँ दिखता है ऊपर उठा हुआ दिखता है, यहाँ दिखेगा। तो कॉइन बॉटम पे नहीं दिखेगा, हमें थोड़ा ऊपर दिखेगा, ऊपर उठा हुआ। तो हमको क्या दिखता है, ये चीज नहीं दिखती हमें, हम जब देखते हैं हमें क्या दिखता है, ये दिखता है, इमेज दिखती है उसकी, ठीक है। कॉइन की क्या दिखती है, इमेज दिखती है, एक्चुअल कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की इमेज दिखती है हमें, ये वाली वर्चुअल इमेज, ठीक है। तुम चाहो तो तुम आइडिया से तुम्हें पता चल जाता है भाई इतना देख रहे तो इतना डेप्थ में होगा, इतना डेप्थ में होगा, तो तुम क्या करोगे, उसको ऐसे हाथ डालोगे और वहां पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वहां पानी मिलेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे तुम में से कुछ जो स्विमिंग पूल वगैरह में गए होंगे, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, पूरा पानी एकदम क्लियर रहता है, अच्छे वाले स्विमिंग पूल में जाओगे तो पूरा पानी क्लियर रहेगा, तो नीचे जो बॉटम होता है ब्लू कलर से पेंट करके रखते हैं। ब्लू कलर से इसलिए पेंट करते हैं कि वो थोड़ा नीला नीला समुद्र दिखे तुम्हें, ठीक, तो वो अच्छा दिखता है, मतलब नीला कलर ब्लू कलर। तो जब उसको तुम बॉटम को देखते हो, ऊपर से जब देखोगे इसको बॉटम को देखोगे, तो बॉटम तुम्हें ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ मतलब तुम सोचोगे एक तरह से इस तरह से कि यहाँ तो कुछ भी गहरा नहीं है, मैं अगर नीचे कूदूंगा तो इतना मेरा पानी आएगा, कमर तक पानी आएगा, ठीक है, डूबूंगा तो महीने में, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है, ठीक। पर जब तुम उसको डाइव लगाते हो, जब तुम क्या करोगे, इसमें डाइव लगाओगे तो क्या होगा, डाइव लगाओगे तो नीचे, क्यों, क्योंकि वो तुम्हें इमेज दिख रही है, एक्चुअल जो है उसका बॉटम बहुत नीचे, तो तुम्हें लग रहा होगा तुम इतना तक आएगा पानी और वो सिर के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पर है। तो वो तुम्हें क्या दिखता है, एक्चुअल तुम्हें इमेज दिखती है। यहाँ पर भी क्या है, जब तुम देखते हो कॉइन को तो उसकी इमेज दिखती है, एक्चुअल कॉइन नहीं दिखता तुम्हें, एक्चुअल कॉइन नीचे, तुम्हें इमेज दिखती है उसकी, तो यहाँ पर इमेज दिखी। अब हम इसमें इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं
कि इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इमेज की डिस्टेंस, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसकी डिस्टेंस में क्या रिलेशन, इसको हम बता सकते हैं। देखो ये एंगल आर है, ठीक है, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, उसको ये वाली लाइन कट कर दी तो ये भी आर होगा। ये वाला एंगल आई है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। तो ये आई ओ पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। tan i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो पी क्यू अपॉन ओपी हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ओपी, ठीक है। एंड tan r इक्वल्स टू, दूसरा ट्राइंगल आ गया, इन ट्राइंगल पी आई क्यू, ये करते हैं tan r इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन आई पी। इस वाले ट्राइंगल में tan r हो जाएगा पी क्यू अपॉन आई पी। तो ये tan थीटा वगैरह आता हो तो मैं थोड़ा बहुत परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, sin थीटा cos थीटा। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन है, इसमें जो ये एंगल जो लेते हैं, ये एंगल बहुत स्मॉल लेते हैं। एक्चुअल में ये जो रे है ये बिल्कुल यहाँ पर इंसिडेंट होती है, इसके बगल में से, ठीक, और यहाँ से हल्की सी डाइवर्स होती है। हम यहाँ से देखते हैं तो दोनों रेस हमें दिखाई देती है। अब इतनी बड़ी आंख तो होगी नहीं हमारी कि इसको भी देख ले एक बार में, इसको भी देख ले, मतलब दोनों को एक साथ ले ले वो। तो जो ये रेस होती है बिल्कुल पास पास से जाती है। तो ये एंगल जो होते हैं आई और आर, ये बहुत स्मॉल होता है एंगल। तो जब एंगल स्मॉल होते हैं, ठीक है, एंगल स्मॉल होते हैं तो एक ये चीज होती है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में, तुम आगे बढ़ोगे कि tan थीटा जो होता है उसको थीटा लिख देते हैं। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है tan थीटा इक्वल्स थीटा हो जाता है अप्रॉक्स, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। साइन थीटा भी थीटा हो जाता है और cos थीटा जो होता है वो 1 हो जाता है। तब जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो ऐसा हम अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। I and R are very small, तो जो tan I है वो I के इक्वल हो जाएगा, मतलब I की वैल्यू पी क्यू अपॉन ओ पी, आर की वैल्यू पी क्यू अपॉन आई पी, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, उसमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे रिफ्रैक्टेड रहे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जहां पे इंसिडेंट रहे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसका एयर का 1, वाटर का म्यू, तो 1/म्यू, और फिर साइन आई को हम आई के इक्वल लिख देंगे। एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन आई के लिए लिख देंगे आई, साइन आर की जगह आर, 1/म्यू, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, आई की वैल्यू पी क्यू अपॉन ओ पी, और चलो इसको ऊपर लिख देते हैं यहां पर, आई की वैल्यू पी क्यू अपॉन ओ पी, ठीक, और आर की वैल्यू पी क्यू अपॉन आई पी इक्वल्स टू 1 में कुछ कैंसिल हो रहा है, पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, आई पी पर पहुंच जाएगा ओपी नीचे, तो आई पी इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू 1/म्यू। तो यहाँ से आई पी की वैल्यू मिलेगी मुझे ओ पी बाई म्यू। तो आई पी मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यहाँ से सॉरी इमेज की डिस्टेंस, तो ये आई पी मतलब इमेज की डिस्टेंस ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ये जो होता है ये अपीयर होता है हमें, और ये जो होता है ये एक्चुअल होता है। इसको मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ एक्चुअल डेप्थ, और इसको बोल देंगे हम एक्चुअल या रियल डेप्थ बोल देंगे, इसमें रियल डेप्थ है, और ये जो है इमेज की या ऑब्जेक्ट की एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन हो जाएगा, तो इस रिलेशन को हम ऐसा लिख देंगे फाइनली आईपी मतलब हो जाएगा हमारा एपेरेंट डेप्थ, जो हमें अपीयर हो रहा है नहीं वैसा,
ठीक है। ओपी जो है ये ओपी ये एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो ये दोनों रिलेशन होता है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी वाटर का होगा। तो जैसे मान लो तुम स्विमिंग पूल में हो, ठीक है, मतलब ऊपर से देख रहे हो, अंदर नहीं हो, ऊपर से देख रहे हो, इसकी बॉटम को देख रहे हो, तो बॉटम की जो डेप्थ है वो अराउंड है 7 फीट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो रियल डेप्थ जो है वो 7 फीट है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 4/3 होता है, तो 4 और 3 पर पहुंच जाएगा। तो ये 21/4 सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा हमारा 5.25 के आसपास, ठीक है, मतलब 5 फीट से थोड़ा सा ज्यादा, 5 फीट अप्रॉक्स 3 इंच के आसपास, 5 फीट 3 इंच के आसपास अप्रॉक्स बोल सकते हैं इसको। तो ये हमें एपियर होगा इतना, ये एपेरेंट डेप्थ है ये हमारी, इतना हमें एपियर होगा कि ये अप्रॉक्स मुश्किल से 5 फीट होगा, और हमारी हाइट जो है वो 5 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 5 इंच है हमारी हाइट। तो हमें क्या लगता है कि हम इसमें जब कूदेंगे तो डूबेंगे नहीं, पर वो एक्चुअल में डेप्थ कितनी है, उसकी एक्चुअल डेप्थ है 7 फीट। एक्चुअल डेप्थ क्या है, 7 फीट। तो जब उसके अंदर तुम कूदोगे स्विमिंग पूल के अंदर, तो तुम डूब जाओगे उसके अंदर। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, तैरना आता तो कोई टेंशन है ही नहीं, अगर तैरना नहीं आता तो एक्चुअल जो है वो 7 फीट है, तो एपियर कितना हो रहा है, अराउंड 5 फीट के आसपास। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह कभी भी जाकर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है तो बिना सोचे समझे उसमें नहीं कूदना, ठीक। तो ये तो हो गया डेंसर टू रेयर। चाहो तो इस फॉर्मूला को तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है, जो स्कूल का जो एग्जाम होगा या फिर जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें नहीं आएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये वाला टॉपिक जो मैं पढ़ रहा है, इमेज फॉर्मेशन। सेकंड वाला हो जाएगा हमारा बी पार्ट। पहले डेंसर टू रेयर लिया था, अब रेयर टू डेंसर, मतलब ऑब्जेक्ट को हम रेयर में लिखेंगे और हम डेंसर में जाके देखेंगे उसको, डेंसर में कैसा दिखेगा। तो उसके लिए फिर रे डायग्राम बनाते हैं, तो वही एयर और वाटर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एयर जो रेयर मीडियम है, इधर हो गया वाटर जो डेंसर मीडियम है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, O4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम चले गए पानी के अंदर, स्विम कर रहे हैं, बढ़िया डाइवर बन गए, ठीक है, पूरा सब कुछ ऑक्सीजन मास्क और सब लगा रखा है हमने। हम अंदर तैर रहे हैं और यहाँ से उड़ती हुई चिड़िया को देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से रेस हम फिर वही रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बनाने की 2 रेस चाहिए, एक रे आएगी सीधी, सीधी निकल जाएगी, तो ये हमें ध्यान रखना है, सीधी आती है सीधी चली जाती है, ठीक है। मतलब सीधा बच्चा रहता है वो सीधा चला जाता है, और जो टेढ़ा बच्चा रहता है, ठीक है, वो थोड़ा बेंड हो जाता है। तो ये टेढ़ा जो है ऐसे करके वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये बैंड हो गया, स्लाइटली बैंड कर दिया हमने। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा ज्यादा बैंड करो, ज्यादा बिगाड़ दो इसको। तो एक रे आ रही है इससे सीधी निकल गई, एक रे आ रही है बैंड हो गई, ठीक है। फिर आगे जाके मिलेगी, नहीं मिल रही, फिर आगे जाके क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो आगे नहीं मिलेगी। तो जब भी आगे नहीं मिलती तो हम पीछे पहुंच जाते हैं, तो पीछे बढ़ा दो इसको, ये इसको पीछे बढ़ा दिया, इसको भी पीछे बढ़ा दो, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर। तो ये दोनों रेस जो है ये यहाँ से आती है अपीयर होगी, इस जगह से जहां से आती है अपीयर होगी वो जाएगी इमेज। 10 पॉइंट का नाम बताइए, पी पहले की तरह इसको क्यू दे देते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा पूरा आई, ये आई होगा तो ये भी आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर, ये आर होगा तो ये भी आर हो जाएगा। फिर वापस वही जो पहले किया था, क्या, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ tan I equals to PQ upon OP in triangle PQI tan R equals to PQ upon IP।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही आई और आर बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो इनको फिर बहुत छोटा कर देंगे। तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। Since I and R are very small, तो 10i i के इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन ओ पी एंड R इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आई पी। अब स्नेल लॉ अप्लाई कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे लिखना है, जहां रिफ्रैक्टेड रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और अपॉन में जो इंसिडेंट रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये का 1। फिर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन आई को आई लिख देंगे, इसको आर इक्वल्स टू म्यू, आई का वैल्यू पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन आई पी म्यू, ठीक। पी क्यू कैंसिल होगा, आई पी ऊपर पहुंच जाएगा, ओपी नीचे, तो आई पी अपॉन ओपी इक्वल्स टू म्यू, तो आई पी का वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स ओपी। आई पी जो है वो एपेरेंट हाइट है और ये एक्चुअल हाइट है, रियल हाइट। यहां पर फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो एपेरेंट हाइट जो होगी हो जाएगी रियल हाइट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय म्यू को तो बढ़ जाती है, मतलब म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ ज्यादा ही, 4/3 हो सकता है या जो भी वैल्यू। तो एपेरेंट हाइट जो होगी ज्यादा होगी, तो तुम पानी के अंदर तैर रहे हो, अंदर यहाँ पे नहीं, अंदर तैर रहे हो, अंदर तैर रहे हो तो ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो तुम्हें थोड़ा ऊपर दिखाई देगा हाइट पर, एक्चुअल से थोड़ा ऊपर, ठीक है। जैसे उल्टा यहाँ से यहाँ देख रहे थे तब क्या दिख रहा था, वो कम दिख रहा था, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा था, ऊपर उठा हुआ। यहाँ पर वहां पे डिस्टेंस कम हो रही थी, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। वहां पर म्यू अपॉन में आता है, म्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये रेलेटिव डेंसर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब पानी के अंदर तैरते हुए नॉर्मली हम देखते नहीं है ऊपर आसमान के अंदर, क्योंकि डाई वाई तो लगाई नहीं होगी अंदर, पानी के अंदर से ऊपर देखना, ठीक है। एक भी जिसने लगाई होगी उसको देख ले, मेरे को मैंने नहीं लगाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा ऐसा। तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर तुम कहीं डाई वगैरह कुछ लगाओगे वाटर के अंदर, पानी के अंदर जाओगे, फिर ऊपर वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ दूर दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा प्रैक्टिकल हम मुश्किल से कर सकते हो, इससे पहले वाला जो उसको इजीली प्रैक्टिकल कर सकते हैं कॉइन वाले केस में या फिर स्विमिंग पूल वाले केस में, ठीक। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक। ये टॉपिक भी जो तुम्हारा है वो स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसको बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैपिटल कर देते हैं शॉर्ट में TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे तुम हाईवे पे कभी गर्मी के टाइम पे जहाँ पे अच्छी धूप पड़ रही हो रोड के ऊपर जाते हो, ठीक है, और रोड जो एकदम प्लेन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे खड्डे नहीं है, मतलब प्लेन पर बस वो थोड़ा सा क्या थोड़ा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, इस तरह से बिल्कुल ऐसे प्लेन लेवल पे, लेवल वाला नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, खड्डे नहीं करने हैं रोड के ऊपर। तो मतलब अच्छा हाईवे एक तरह से बोल सकते हैं, बस जंगल से गुजर रहे हो पहाड़ी वाले के इलाके से या फिर से बोल लो, पर वहां पर धूप है अच्छी खासी रोड के ऊपर। तो उस केस में क्या होता है, जब हम जाते हैं ऐसे तो रोड के ऊपर हमें क्या होता है, कभी कभी पानी दिखता है, तुम कार से जाओ, बाइक से जाओ, किसी से जाओगे तो हाईवे पर ऐसा नॉर्मल दिख जाता है हमें
यहाँ पर रोड के ऊपर अच्छी धूप पड़ रही हो, धूप गिर रही हो, तो वहां पर हमें पानी दिखता है, रोड के ऊपर पानी दिखता है, ठीक है। पर हम जैसे वहां उस जगह पे पहुंचते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता, पानी नहीं है, मतलब हमारे साथ धोखा हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा नॉर्मली डेजर्ट में इजीली दिख जाता है। डेजर्ट में क्या होता है, दूर डिस्टेंस पे कहीं पर हमें पानी वगैरह दिखता है, ठीक है। किसी ने लोगों ने सुना हो, तुमने सुना होगा किसी ने, या फिर किसी ने ऑब्जर्व भी किया होगा अगर डेजर्ट में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी ऐसा होता है कि दूर से जैसे प्यासा आदमी है तो उसको पानी पाने की सोच लगी रहती है, और गर्मी के दिनों में डेजर्ट में क्या उसको किसी जगह पर ऐसे पानी भरा हुआ दिख जाता है, और जैसे वहां पहुंचता है वहां पर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिराज बोलते हैं। ये चीज जो होती है, आंखों का धोखा जो हो रहा है, हमें पानी दिख रहा है सभी जगह, बार बार प्यास लगती है जब, तो इसको बोलते हैं मिराज। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, उसको एक बार देख लेते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी रे है जो वो एक मीडियम पे ऐसे इंसिडेंट होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एयर ले लो, यहाँ ग्लास ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ये हमेशा होता है। रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों होते हैं। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। इसका सिंपल से तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे पानी भर दिया तुमने, ठीक है, किसी भी टब में या किसी भी ग्लास में, किसी में पानी भर दो, थोड़ा बड़ा सा लेना जिससे तुम अपनी शक्ल देख सको उसके अंदर। तो जो तुम ऐसे पानी के अंदर देखोगे, अच्छी खासी धूप गिर रही है, तो तुम तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर देख सकते हो, तुम्हारी शक्ल थोड़ा बहुत तुम्हें दिख जाएगी उसके अंदर, मतलब क्लियर नहीं दिखेगी मिरर की जैसे, तो दिख जाएगी। तो इस वजह से दिख रही है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, सरफेस पे गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिख रही है। तो लाइट जो होती है वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, वाटर की सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। सभी से होती है, ग्लास की सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे ग्लास है कहीं पर, जैसे आजकल दुकानों में सभी जगह बाहर जिसकी दुकानों सब कांच लगा के रखते हैं, पूरा बड़ा सा आगे का पूरा जो पोर्शन होता है फ्रंट, उसके पूरा ग्लासेस ही लगे रहते हैं। तो ग्लास तुम्हें विजिबल होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर ग्लास है, तो ग्लास तुम्हें दिख रहा है। ग्लास इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ग्लास से क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तुम्हें दिख रहा है तो तभी दिखता है जब वहां तो वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो, तभी वो हमें दिखता है। तो ग्लास हमें दिख रहा है क्योंकि वहां से क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन जो है ग्लास को इतना चमका इतना ज्यादा साफ कर देता है, एकदम क्लियर कर देता है, एकदम ट्रांसपेरेंट कर देता है कि जो रिफ्लेक्ट जो होती है लाइट, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलते रहते हैं सीधा, हमें लगता है कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही कम हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है मोस्टली। तो हम सीधा जाके चलते जाते और सामने एकदम से टकराते तो हमें पता चलता है यहाँ पर क्या है, ग्लास है जो अच्छे से साफ हो। कभी कभी हो जाता है किसी के साथ कि वो चलते चलते ग्लास से टकरा जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि सामने ग्लास है, क्योंकि वो बहुत साफ होता है एकदम, पर वो दिख जाता है हमें नॉर्मल केसेस में अगर हमें आंखें छुई, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट भी होती है। रिफ्रैक्ट का पता कैसे चलेगा, जैसे तुमने पानी भरा तो जो भी बाल्टी टब या जो भी होगा ग्लास वगैरह, तो उसका बॉटम तुम्हें दिख जाएगा। बॉटम दिख जाएगा मतलब वहां पर लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है, बॉटम से भी लाइट आ रही है, मतलब लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली होती है। किसी भी ट्रांसपेरेंट कोई भी सरफेस है, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। इसको उल्टा भी कर लो अगर चाहो तो, उल्टा मतलब लाइट को इधर से ले आओ नीचे से, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। और जो बैंड अलग तरीके से जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जब जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, और इस केस में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए पार्शियल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। आई और आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है,
जैसे इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अगर मैं म्यू लूँ, इसका 1 लें, ठीक है, तो ऊपर जो आता है वो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और अपॉन में जो है म्यू, ये एक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट फिक्स। आई को अगर इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे मैं आई को इंक्रीज करता जाऊंगा आर भी इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पर भी होता है ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट दिस डायग्राम में इसको इंक्रीज कर रहा हूँ आई को, थोड़ा सा, तो आई को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो आर भी इंक्रीज हो जाएगा, पहले आर इधर जा रहा था, अब इसको बढ़ा दो इधर जाएगा, आई को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा ये भी बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन आएगी, ठीक है, इसको बढ़ा देंगे आई को, इतना बना दिया हमने, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे वैसे जाएगी, मतलब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ऐसे बढ़ता 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं, यहाँ पर जो ये आई जो होता है इक्वल टू थीटा सी, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, थीटा सी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब अगर इस एंगल को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जैसे थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा ये जो रे जो इधर जा रही थी पूरी की पूरी इधर पहुंच जाएगी यहाँ पर, मतलब अगर मैंने ये जो एंगल है इसको और बढ़ा दिया, आई को कर दिया ज्यादा किससे, थीटा सी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये लाइट अब इधर नहीं जाएगी, इस मीडियम में बिल्कुल नहीं जाएगी, पूरी की पूरी इधर आ जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, लाइट उधर जाएगी नहीं, रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्या होगा, पूरा की पूरी लाइट इधर आएगी, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट बाहर नहीं जा रही, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, मीडियम से गई थी उसी में वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, बिल्कुल भी लाइट बाहर नहीं जाती, ठीक है। ये कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तभी मिलेगी जब लाइट कहां से जाए, डेंसर से, ये डेंसर मीडियम है नीचे वाला, ऊपर वाला रेयर, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पहली कंडीशन तो ये होगी डेंसर से रेयर, और दूसरी कंडीशन ये होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी अंदर रहेगी, ठीक है। अब इसकी चाहे तो हम वैल्यू बता सकते हैं थीटा सी की, कैसे, ये स्नेल्स लॉ से, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन थीटा सी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और ये 1/μ, साइन 90 जो होता है 1 होता है, इसको ध्यान नहीं है, यहाँ लिख देते हैं साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 1, तो साइन थीटा सी हो जाएगा हमारा 1/μ, ये रिलेशन होता है। यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू या म्यू की वैल्यू बता सकते हैं, कब क्रिटिकल, तो म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि अपॉन में आ रहा है रेसिप्रोकल, इसको जितना बढ़ाऊंगा उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल इसके लिए म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसमें इजीली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो म्यू का वैल्यू जो डायमंड के लिए होता है वो अराउंड 2.42 होता है, बहुत ज्यादा होता है फॉर डायमंड, ठीक है। तो डायमंड के अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो इजीली हो सकता है, इसके लिए जो अराउंड ये थीटा सी का जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्स 24 डिग्री या 23 डिग्री के आसपास होता है, अगर 22 से 24 मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू ध्यान नहीं, मतलब मान सकते हो इतना सा भी अगर एंगल पे इंसिडेंट होगी तभी क्या हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो डायमंड से शाइनिंग का रीजन यही होता है, उसकी कटिंग करते हैं स्पेशल तरीके से, ठीक है। डायमंड जो वहां से निकलता है जहाँ भी उसकी माइनिंग वगैरह जो भी होती है, तो वहां से वो रोज होता है उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके वो थोड़ा छोटा जरूर हो जाता है पर वो फिर शाइनिंग करने लगता है, ठीक है। कटिंग करने का रीजन यही होता है कि जब वो लाइट इंसिडेंट हो इसके अंदर जब जाए तो वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कहीं जाएगी तो क्रिटिकल एंगल पर हो तो यहाँ से बाहर नहीं निकले, इसके अंदर ही घूमती रहे, फिर जब बाहर निकलेगी तो एक साथ ही पूरी बीम बाहर निकलेगी,
यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो एक हाई बीम बहुत सारी लाइट रेस ट्रैप कर लेता है, फिर एक साथ बाहर निकलती है। तो जब एक साथ बाहर निकलती है तो क्या दिखता है, हमें शाइन करता हुआ दिखता है डायमंड। तो डायमंड इस वजह से ज्यादा शाइन करता है। ठीक, ग्लास भी करता है, ग्लास को भी कर सकते हैं, ग्लास की भी स्पेशल कटिंग करोगे तो वो भी शाइन करता है, पर उतना ज्यादा नहीं करता जितना डायमंड करता है। डायमंड ज्यादा करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ज्यादा लाइट को ट्रैप कर सकता है, फिर एक साथ भेजेगा तो शाइनिंग ज्यादा कर देगा। ठीक है, अब मिरर्स वाले को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिरर्स जो होता है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों हो रहा है वैसा। तो जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, तेज धूप गिर रही है, तेज धूप इसके ऊपर गिर रही है सरफेस के ऊपर, तो ये गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा। चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, अभी गर्मी के टाइम पे दिन में 2-3 बजे 2 बजे के आसपास छत पे चले जाना मंगे पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सरफेस गर्म होती है एक्चुअल में। तो गर्म होती है, और इसकी गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो एयर होती है इसके आसपास वाली एयर जो होती है वो भी गर्म हो जाती है। तो इसके आसपास जो होती है वो हॉट एयर होती है। फिर इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट पर, तो एयर का टेम्परेचर जो कम होता जाता है, तो यहाँ पर रेस्पेक्ट कोल्ड एयर होती है, थोड़ी ठंडी हवा होती है हाइट पर। ठीक है, इसका तुम पता भी कर सकते हो। जैसे गर्मी के दिनों में हम किसी जैसे शिमला वगैरह या हाइट पर, यहाँ पर हिमालय वगैरह, वहां पर हम घूमने जाते हैं क्योंकि वो हाइट पर है। उस हाइट की वजह से क्या होता है, वहां पर हवा जो होती है ठंडी होती है, गर्मी नहीं लगती ज्यादा। तो ये हॉट एयर जो होती है ऑप्टिकली रेयरर होती है, ये रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, और जो कोल्ड एयर होती है इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली डेंसर होती है। तो ऊपर डेंसर मीडियम, नीचे रेयरर मीडियम। सूरज ऊपर होगा हमारा सन यहाँ पर, तो इसे लाइट रेज आएगी एटमोस्फियर से, तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, डेंसर से रेयरर मीडियम में आती जाती है। तो जब डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती जाएगी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो ये से बेंड होती जाती है कंटिन्यूसली। तो इसको चाहो तो तुम ऐसे कर्वेचर की फॉर्म में बता सकते हो। सन हो गया हमारा, रेज ऐसे जाती है इस तरह से। ठीक है, फिर एक कंडीशन पे आगे क्या होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में इंसिडेंट होती है। इससे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में इंसिडेंट होगी। फिर जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में इंसिडेंट होगी, आई की वैल्यू बीटा सी से ज्यादा हो तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये ऐसे घूम जाती है ऊपर, ऐसे जाती है। ठीक है, अब तो तुम आ रहे बाइक या डेजर्ट में घूम रहे हो, कहीं पर भी घूम रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर घूम रहे हो तुम, ये हो तुम घूम रहे हो, ऊँट के ऊपर बैठे हो, मान लो किसी के ऊपर बैठे हो, कुछ भी हो, ऐसे घूम रहे हो। तो तुम्हें क्या दिखेगी, लाइट यहाँ से आती दिखेगी ऐसे। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, हम हमेशा देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। लाइट का पाथ हम कैसे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे, तो हमें कैसा अपीयर होगा, ये इस जगह से आ रही है। ये जो रेज हमारी आंखों पे पहुंची, ये कहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है। ऐसा हमें क्या होगा, अपीयर होगा। अब नॉर्मली लाइट जो होती है वो कहाँ से आती है, या तो सोर्स होगा कोई बल्ब वगैरह लाइट, या तो वहां से लाइट आएगी। रोड के ऊपर तो कोई लाइट बल्ब जलाता नहीं है, ट्यूबलाइट वगैरह जलाएगा नहीं, तो ऑप्शन से बाहर हो गया। दूसरा, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, कांच का टुकड़ा पड़ा हो, मिरर वगैरह, मतलब तो कोई मिरर रखा हुआ है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रोड के ऊपर नॉर्मली हम ये भी नहीं मानते कि कांच वाच मिरर वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं। और तीसरा ऑप्शन हो गया कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है किससे, पानी से रिफ्लेक्ट होती है, पानी की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें क्या लगता है कि रोड के ऊपर पानी है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसा हमें लगेगा, और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ऐसा हमें अपीयर होगा। तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पे पानी है। पर जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे, इस जगह पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट तो इधर से आ रही थी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या होता है, ये हमारे आंखों का धोखा हो जाता है, मिरर्स हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें पानी दिखता है, पर एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मिरर्स होता है। ठीक, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, इसमें क्या चीज ध्यान रख सकते हो, पहली चीज, लाइट जो होनी चाहिए वो हमेशा डेंसर से रेयरर में आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ, तभी होगा। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, जो आई जो है वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, और थीटा सी का वैल्यू हम चाहे तो ऐसा बता सकते हैं 1/μ से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना चाहिए, और डेंसर से रेयरर लाइट ट्रेवल करनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है,
तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। तो ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है, ये भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो ये भी मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बुक के टॉपिक पे जाते हैं। बुक के टॉपिक पे तो वो जाएगा ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे फ्रॉम स्फेरिकल लेंसेज। तो इसे स्फेरिकल मिरर पढ़े थे हमने, वैसे स्फेरिकल लेंसेज है, मतलब जो सरफेस होगी वो एकदम प्लेन नहीं होगी, उसको स्फेरिकल शेप में होगी, घूमी हुई होगी, ठीक है। वहां से रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। और लेंस, तो लेंस क्या होता है? लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लेंस जो होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का बना होता है नॉर्मली, ठीक है। प्लास्टिक का किसका भी बना सकते हैं, नॉर्मली ग्लास का। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम which is bounded by two spherical surfaces। बाउंड होगा, दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेसेस होगी, या फिर और वन स्फेरिकल सरफेस, मतलब एक साइड स्फेरिकल हो एंड अदर प्लेन। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेसेस है, या तो ये होगा, या फिर एक तरफ स्फेरिकल और एक तरफ प्लेन चल जाएगी। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेसेस शुड बी स्फेरिकल, मतलब एक साइड तो स्फेरिकल होना ही चाहिए, तभी उसको हम स्फेरिकल लेंस बोलेंगे। अगर दोनों तरफ स्फेरिकल नहीं है, ठीक है, प्लेन है या फिर कोई और शेप है, तो फिर वो स्फेरिकल लेंस नहीं बनेगा। तो दोनों तरफ स्फेरिकल हो, या एक साइड स्फेरिकल एक साइड प्लेन चलेगा, ठीक है। अब जो लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो ये अब तुमने लिख लिया होगा इसकी डेफिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, नाम वैसे ही आएंगे जैसे मिरर में देखे थे हमने, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, तो यहाँ भी एक कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसे उभरा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे कॉन्वेक्स सरफेस होती है, ऐसे फुली होती है, तो उभरी हुई जो सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है, और जो दबी होती है वो कॉन्केव होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका नहीं, ये लेंस कॉन्वेक्स है कॉन्केव है। इट इज थिक इन द मिडल, मतलब बीच में मोटा होगा, एंड थिन एट द एजेस। तो मिडिल में मोटा, थिक, और एजेस पर जाएंगे, एज की तरफ जाएंगे, किनारों की तरफ जाएंगे तो पतला होता जाता है। तो उस तरह का लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो उससे पता चल जाएगा कॉन्वेक्स है कॉन्केव है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हो जाएगा तुम्हारा, जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो ऐसे सर्कुलर होती है वो, और उसमें एक हैंडल होता है, फिर उससे तुम देखते हो तो ऑब्जेक्ट जूम करके देखते हो, तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है। उसको हम साइड से दिखा रहे हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है। साइड से देख रहे हैं, सामने से देखेंगे, अगर इस साइड से अगर मैं देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, सामने से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा वो। फिर उसमें ऐसे स्टील का फ्रेम हैंडल होता है, सॉरी जैसे फ्रेम होता है, तो ये हैंडल होता है। इसको जब तुम टच करोगे हाथ से टच करोगे तो बीच में से मोटा होगा, और जब किनारों की तरफ जाओगे तो पतला होता है, हरी हरी तरह सब जगह तुम्हें पतला मिलेगा और बीच में मोटा मिलेगा। तो इसको हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही बनाएंगे हम लेंस को, ऐसा वाला नहीं बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। तो ये इस तरह का जो लेंस होगा ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो नॉर्मली इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसकी दोनों सरफेस उभरी होती है, इधर से भी उभर रही है कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये वाली भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगर मैं इसकी एक सरफेस को ऐसे बना दूं उभरी और दूसरी को प्लेन बना दूं, एक सरफेस कॉन्वेक्स स्फेरिकल और दूसरी को प्लेन कर दिया, तो इसको बोलते हैं
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फिर अगर एक को मैंने बना दिया ऐसे उभी हुई, ठीक है, और एक को बना दिया दबी हुई, इधर से तो भरी, इस साइड से दबी हुई, मतलब चांद की तरह हो गया ये, ठीक है, जो अमावस्या के बाद चांद निकलेगा तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं। तो ये वाली सरफेस जो होती है कॉनकेव होती है और ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। एक सरफेस कॉनकेव, दूसरी कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लास्ट में सभी में हम कॉन्वेक्स लिखेंगे। कॉन्वेक्स बाई मतलब दोनों कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स, एक साइड कॉनकेव दूसरी साइड कॉन्वेक्स। तो ये हमारे तीनों जो है ये कॉन्वेक्स लेंसेज है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तीनों को अगर ध्यान से देखोगे तो ये एजेस पर पतले हैं, बीच में मोटे, कॉन्वेक्स। एक तो कॉन्वेक्स होते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो होता है इसको हम कैसे पहचानना है हमें, तो इसको हम टच करके, इसको भी हाथ से टच करके पहचान सकते हैं। कैसे? इट इज थिन इन द मिडल, बीच में पतला होगा, थिन इन द मिडल, एंड थिक एट द एजेस, एजेस पर थिक होगा, ठीक है। और कुछ ऐसा दिखेगा ये साइड से अगर देखेंगे, तो इसमें ये वाली सरफेस पे दबी हुई, ये भी सरफेस दबी, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, तो इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव। ठीक है, तो नॉर्मली तो इस लेंस को देख सकते हो, ये लेंस तुम्हें मिलेगा जिसके भी स्पेक्स लगे हुए, मतलब ग्लासेस लगे हुए, चश्मा लगी हुई है, बिना चश्मा के उसको साफ नहीं दिखता, ठीक है। तो उसके जब तुम ग्लासेस लोगे या तुमने खुद में भी पहन लगा तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो। तो उसको जब हाथ से चेक करोगे, हाथों को साफ कर लेना अच्छे से, उंगली को, तो जब चेक करोगे तो बीच में तुम्हें पतला मिलेगा वो लेंस, और बीच से तुम जब एजेस की तरफ जाओगे, फ्रेम की तरफ जाओगे, तो एजेस की तरफ जब जाओगे तो वो मोटा होता जाएगा हल्का हल्का, धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कॉनकेव लेंस है। तो ऐसा भी देख सकता है, एक सरफेस को हम कॉनकेव बना दे और दूसरे को बना दे प्लेन, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। और ऐसा एक और कर सकते हैं, एक सरफेस को बना दिया कॉनकेव और दूसरी को बनाते हैं कॉन्वेक्स, इस तरह से, ठीक है। चाहो तो इसको और ऐसे घुमा दो, ये जो लेंस होगा ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब है कॉनकेव लेंस तो लास्ट में कॉनकेव आएगा, और एक सरफेस की कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो नॉर्मली जो ग्लासेस जो लगे होते हैं इस शेप में होते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव शेप में लगे होंगे, थोड़ा सा घुमा होता है। प्लेन जो बनाते हैं इस तरह से प्लेन बना दिया, ऐसा बना दिया तो वो अच्छा नहीं दिखता, थोड़ा घुमा हुआ जो रहता है ऐसे वो अच्छा दिखता है। तो ऐसा ये इस तरह के स्पेक्स तुम्हें लगे होंगे, ग्लासेस लगे होंगे, ठीक है। और वो ग्लास के भी हो सकते हैं या फिर वो जो पॉलीकार्बोनेट ऐसे करके कुछ प्लास्टिक आती है उसके भी बने हो सकते हैं। तो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव दो टाइप के लेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टच करके तुम इसको पहचान सकते हो कि कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। अब ये एक्चुअल में देखो, ये इसको बने हुए कैसे होंगे, तो इसे बोल रहे हैं हम स्फेरिकल लेंसेज है दोनों, तो ये स्फीयर के कुछ पार्ट से होता है, स्फीयर के कुछ पार्ट होता है, इसमें ऐसे समझ सकते हो इसको कि एक ये ग्लास का स्फीयर है पूरा सॉलिड, और ये दूसरा स्फीयर है ये भी सॉलिड पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये इतने पोर्शन को हटा देते हैं, ये पूरा पोर्शन यहां से हटा दिया, ये पूरा कट कर दिया ऐसे, और इसको भी हटा दिया, पूरा मटेरियल यहाँ का सब हटा दिया हमने, तो ये इतना ही पोर्शन बचा बस, ये वाला और ये वाला,
ठीक है। तो ये जो बना ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, इसमें भी कहते हैं कि एक स्फीयर ये होगा, उसका सेंटर होगा C1, एक स्फीयर ये वाला होगा, इसका सेंटर होगा C2। और ये जो मिरर जो होता है, ये वाला सॉरी मिरर लेंस को अगर तुम सामने से देखोगे, इस तरह से देखेगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, कोई हैंडल मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। तो इसका जो ये बिल्कुल सेंटर वाला जो पॉइंट होता है यहाँ वाला एकदम, ठीक है। और लेंस के भी अंदर, थोड़ा अंदर पहुंच जाते हैं, यहाँ तो पहुंचेंगे, सामने से देखेंगे तो ये, और इसके थोड़ा और अंदर पहुंच जाओ, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ओ से नोट करेंगे। और इन दोनों सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी ओ से भी पास होगी इस तरह से। तो ये जो लाइन होती है इसमें, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। C1 C2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स हो जाएंगी, एक इस सरफेस का सेंटर और एक इस सरफेस का सेंटर। रेडियस हो जाएगी इस वाले पोर्शन की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इस वाले की R2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तुम ऐसे बता सकते हो, ठीक है। इसकी जो ये विड्थ होती है, ये वाली, यहां से ये वाली, ये जो होता है इसको चाहो तुम L डैश बोल दो, ये L डैश L1 ये होता है अपर्चर होता है, और इसको चाहो तो तुम डायमीटर भी बोल दो। यहां पर देखेंगे तो यहां से लेके यहां की डिस्टेंस है ये डायमीटर या फिर अपर्चर, ठीक है। तो ये डायमीटर या फिर अपर्चर होता है ये लेंस के अंदर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये वाली लाइन। ये O जो होता है O4 ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, लेंस का जो एकदम सेंटर पॉइंट जो होता है, ऑप्टिकल सेंटर। C1 C2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स हो जाएंगे। C1 and C2 center of curvatures, R1 and R2 radii of curvature, ठीक। अब इसमें और भी डेफिनेशन होती है, जैसे यहाँ पर भी फोकस होता है, ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, मिरर के अंदर पढ़ा था, ऐसे लेंस में भी फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी फोकल लेंथ आएगी, ठीक। तो ये तो कॉन्वेक्स। अगर चाहो तो तुम कॉनकेव को भी बना सकते हो। कॉनकेव में हम क्या करते हैं, ऐसे बड़ा सा एकदम वो ले लेंगे ग्लास, ठीक है। उस ग्लास में से एक स्फीयर ऐसे काटेंगे, एक स्फीयर ऐसे काटेंगे, ठीक है। ये दो स्फीयर हमने काट लिए, इतने पोर्शन को हटा देंगे, बड़े से ग्लास में से इतने पोर्शन को हटा दिया, ऐसे इतने पोर्शन को हटा दिया। ऐसा तुम इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे हम लेंस को बना सकते हैं। अब ये बचा हुआ पोर्शन पूरा ग्लास का होगा, इसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल हो गई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी यहाँ पर भी, ठीक है। ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ये इसका हो जाएगा हमारा L डैश अपर्चर या डायमीटर। तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा, ये कॉनकेव हो जाएगा, इससे पहले वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऐसे तुम इसको बनाओ मान सकते हो। और ये कुछ इसकी टर्म्स हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जैसे ये जिन सरफेसेस है, ये कर्वेचर्स जो है, इन कर्वेचर्स के जो सेंटर्स होंगे इनको मिलाने वाली लाइन जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। इसकी जो ये डायमीटर या इफेक्टिव विड्थ जो होगी लेंस की, वो अपर्चर ये हो जाएगा, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं फोकस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। फोकस ऑफ लेंस, अब लेंस में क्या दो फोकस हम मानते हैं कि दो फोकस होते हैं लेंस के दोनों तरफ, मतलब ये लेंस है, एक इधर भी होगा और एक उधर भी होगा, क्योंकि लाइट दोनों तरफ जाती है, इधर से जाएगी उधर भी जाएगी लाइट, इधर भी होगी लाइट और उधर भी होगी, दोनों साइड जाते हैं। तो लेफ्ट वाला तो नहीं, मतलब एक हो जाएगा हमारा फर्स्ट फोकस हो जाएगा। फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस होता है हमारा
ये इस तरह से लेंस, ठीक, जो है ये इस कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी पॉइंट है उससे पास होती है ऐसे, इस पॉइंट से जो भी लाइट है पास होती है, वो पास होने के बाद ऐसे पैरेलल मूव करती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस तरह से हम नॉर्मली राइट रे को रिफ्रैक्ट करेंगे, मतलब बीच में जाएगा ऐसे मोड़ देंगे, और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसमें दो सरफेसेस होती है, दोनों से रिफ्लेक्शन होता है। जैसे लाइट रे ऐसे आ रही है, पहले इसका स्लाइटली ऐसे यहां से रिफ्लेक्शन होगा थोड़ा सा, पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस सरफेस से होगा, और ऐसे जाएगी। एक्चुअल में ऐसा होता है, पहले इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो जाती है सीधी, और उसको नॉर्मली हम कैसे बना देंगे, बीच में से लेके घुमा देंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे, तो इसको एवरेज ऐसे बना देंगे इस तरह से, पर एक्चुअल ये है, ठीक है। इसको हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है, फर्स्ट फोकस क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट हो जाएगा, उस पॉइंट से अगर लाइट रे पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी पॉइंट, उससे लाइट रे पास होती है, इस पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है फाइनली, मतलब ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, और नॉर्मली इसको हम F1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फोकस हो जाएगा। ऐसे ही कॉनकेव के अंदर भी फर्स्ट फोकस होता है, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइट रे उसकी डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल फोकस की, ऐसे मतलब फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी लाइट रेस इस तरह से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल जाएगी, इसमें ही फर्स्ट फोकस हो जाएगा। तो फर्स्ट फोकस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a point on the principal axis through which light rays passing or in the direction of which light rays passing। तो ये तो उसकी डायरेक्शन में जा रही है या उससे पास हो रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन it goes parallel to principal axis, then the point is called first focus। उस पॉइंट को फर्स्ट फोकस बोल देंगे। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है फर्स्ट फोकस होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा आ जाएगा इसके अंदर सेकंड फोकस, या फिर इसको एक्चुअल में हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ये क्या होगा देखो, सेकंड फोकस या एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस होगा हमारा। तो फोकस की डेफिनेशन एक्चुअल में होती है, फोकस की डेफिनेशन होती है मतलब लाइट रे वहां पर आकर मिलनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए एक जगह पर आकर। तो ऐसे पैरेलल लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट रेज होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती है, मिलती है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस होना है। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस या फिर सेकंड फोकस, जहां पर एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है। तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। तो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक, कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फोकस। तो ये तो ऐसा इसमें हो जाएगा। और इसके केस में क्या होगा, लाइट रेज आ रही पैरेलल इस तरह से, तो लाइट रेज पैरेलल आएगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट जब करता है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से। तो ये है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ये पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। ये फैलाता है लाइट रेज को, डाइवर्ज करता है। तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइट भी मारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to diverge from a point on the principal axis, the point is called principal focus। इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे, ठीक है। इस पॉइंट से डाइवर्ज होती है, अपीयर होती है, तो डाइवर्ज करता है तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
तो जब हमने मिरर पढ़ा था तो मिरर में जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर, वो कन्वर्जिंग मिरर था, वो कन्वर्स कर रहा था, ठीक है। तो वहां पर कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव था, और यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। तो दोनों में सिमिलरिटी मिलेगी हमें, वहां पे कॉनकेव मिरर में और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ी बहुत मतलब ये इमेजेस से रिलेटेड सिमिलरिटी मिलेगी। और वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग मिरर था। वो जो कॉन्वेक्स मिरर जो काम करेगा वहां पर, उससे मिलता जुलता काम यहाँ पर कौन करेगा, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस करेगा। ये कॉनकेव लेंस है, ये थोड़ा बहुत जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था उसकी तरह काम करेगा, ठीक है। बस इतना सा वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो ये डाइवर्स करता है थ्रू रिफ्रैक्शन, और वो जो कॉन्वेक्स मिरर था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, डाइवर्स कर रहा था थ्रू रिफ्लेक्शन से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, और जो कॉनकेव होगा ये कॉनकेव है, तो जो कॉनकेव लेंस होगा वो डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है O से F की डिस्टेंस, तो ये OF जो होगा इसको बोलेंगे हम, F से नोट करेंगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मुझे व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये कन्वर्स करता है, वो क्या करता है, डाइवर्स करता है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और उसको टच करके इजीली तुम बता सकते हो कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। बीच में से दबा हुआ है ऐसे तो कॉनकेव, घूम रहा हुआ है पहला मोटा है बीच में से तो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आया तुम्हें समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तुम ध्यान रख सकते हो जो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसका जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना अगला लेक्चर। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।